जी। ज़मीन को हम फोर स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है कि जितने भी हमारी सॉलिड अर्थ है उसे हम लिथोस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये जो ज़मीन है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सारी की सारी लिथोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर में हम जितना भी पानी है, ज़मीन के ऊपर पानी है, ज़मीन के अंदर पानी है, तो वो वाटर की स्टडी हाइड्रोस्फेयर के अंदर इंक्लूड होती है। और उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। तो जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर के अंदर हम उसे इंक्लूड करते हैं। और बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन के अंदर जितनी भी, ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे वो ज़मीन पर है, पानी में है, खुश्की में है, तो उसको हम बायोस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये फोर स्फेयर्स हैं ज़मीन के। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ओके। यस सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एटमॉस्फेयर। वैसे हमने सारी स्फीयर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, लेकिन अब सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं। एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और लास्ट में एक्सोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है कि यहाँ ज़मीन से लेकर ऊपर जाएं तो 10 किलोमीटर, 10 माइल्स तक, यहाँ से 10 माइल तक ऊपर ये सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर है। और ट्रोपोस्फेयर में जितने भी बादल होते हैं वो यहाँ होते हैं, एरोप्लेन्स और हॉट एयर बैलून्स, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर 11 से लेकर 31 माइल आवाज तक। नहीं आ रही। जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। ओके, आ रही है। ओके, आवाज़ आ रही है। तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? 11 से लेकर 31 माइल तक। यहाँ ऊपर से 11 से लेकर 31 माइल तक स्ट्रेटोस्फेयर है। और ये इसमें एक ओजोन लेयर की एक और आपको लाइन नज़र आ रही है। तो ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन शील्ड है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं सन की, उनसे हमें बचाती है। तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। उससे ऊपर जाएं तो मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? 32 से लेकर 85 माइल तक ये मेसोस्फेयर है। तो मेसोस्फेयर में जितने भी शाब साकिब, जिससे मटेरियल्स कहते हैं, जो टूटते हैं, आपको रात को एक टूटा हुआ तारा जो बड़ा तेज़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो वो मैक्सिमम जो है ना मेसोस्फेयर तक पहुंचता है। मेसोस्फेयर के बाद वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर दाखिल नहीं होते। बहुत कम रेयर केस होते हैं कि वो मेसोस्फेयर और उसके बाद, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर और फिर ज़मीन तक वो आए। तो मटेरियल्स जो है वो ज़्यादातर मेसोस्फेयर में रहते हैं। उसके बाद फिर ऊपर जाएं तो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? 86 टू 372 माइल्स, 86 से लेकर 372 माइल्स तक ये थर्मोस्फेयर है। और जितने भी हमारे सेटेलाइट जो मिशंस होते हैं, वो सारे के सारे सेटेलाइट मिशंस जो हैं वो थर्मोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये एरोरा, ये लाइट्स हैं जो कि आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आती हैं। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये ख़ास किस्म की लाइट्स हैं एरोरा। वो जो इफ़ेक्ट्स हैं जो नाइट पोल, सॉरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पड़ते हैं, उनका जो ओरिजिन है वो भी थर्मोस्फेयर के अंदर जो वो होता है। थर्मोस्फेयर से ऊपर जाएं तो ऊपर है एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर क्या है? 962, 6200 माइल्स तक ये सारा का सारा जो है वो एक्सोस्फेयर है। जितने भी हमारे स्पेसशिप हैं जो कि मरीख पर जाना है, चांद पर जाना है, तो वो सारे एक्सोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। और यहीं पर एक्सो बेस, मतलब आउटर स्पेस जो है वो यहीं से, खैर वो तो नीचे से शुरू हो जाती है, ये भी आउटर स्पेस का सारा इलाका कहलाता है। थर्मोस्फेयर से बेसिकली आउटर स्पेस जो है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारी सेटेलाइट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी थर्मोस्फेयर के अंदर जो है वो। और थर्मोस्फेयर से ऊपर सारा का सारा आउटर स्पेस कहलाता है। तो इस तरह हम इन ज़मीन को 5 जो स्फेयर्स हैं, 5 एटमॉस्फेयर्स में, 5 लेयर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं।
आगे चले, नेक्स्ट है जी केमिकल मेकअप ऑफ अर्थ। ज़मीन का केमिकल मेकअप क्या है? वो कहता है कि 8 केमिकल एलिमेंट्स मेकअप 98.3% ऑफ अर्थ क्रस्ट। कि ये जो हमारी क्रस्ट है ज़मीन के, जिस जो ऊपर वाला हिस्सा जिस पर हम चलते हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि जो ज़मीन का क्रस्ट है उसका 98.3% जो है वो सिर्फ 8 केमिकल से मिलके बना है। और वो 8 केमिकल कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन है, 46.4% ऑक्सीजन है। सिलिकॉन है फिर 28.2%। उसके बाद फिर एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये सारे 8 केमिकल्स हैं जो कि 98.3% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो बनाते हैं। अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन का इंटीरियर की बात करें, ज़मीन, एक तो हम ज़मीन के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर्स का वो सारा प्रोसेस। अगर ज़मीन के नीचे जाएं तो क्या है? तो ज़मीन को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है क्रस्ट, फिर मेंटल और उसके बाद फिर है कोर। ठीक है जी, ये 3 लेयर्स हैं ज़मीन की। ज़मीन का क्रस्ट कौन सा हिस्सा है? जो ऊपर वाला हिस्सा जिस पर आप चलते हैं, ये क्रस्ट है। तो ये 5 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, नीचे आप 50 किलोमीटर तक जाएं तो ये क्रस्ट का एरिया कहलाता है। फिर उसके बाद आगे मेंटल शुरू हो जाते हैं, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। फिर उससे भी नीचे जाएं तो आगे फिर कोर शुरू हो जाता है। कोर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर जो है वो 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है और 6370 किलोमीटर तक इनर कोर है। और जो इनर कोर में जाएं तो वहाँ पर लावा पिघली हुई हालत में आपको मिलता है, वहाँ मैग्मा मिलता है आपको। और वही आतिफिशा पहाड़ यहीं से अरप्ट होते हैं। तो इस तरह हम ज़मीन के इंटीरियर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक मूवी भी रिकमेंड करता हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसका नाम है जर्नी टू द कोर ऑफ अर्थ। एक साइंस फिक्शन है। और अगर कभी आपको टाइम मिले, अगर आपने कभी ज़मीन के कोर की सैर करनी हो तो वो मूवी आप लाजमी देखेंगे, जर्नी टू द कोर ऑफ अर्थ। एक्सक्यूज मी सर, आप सेंड कर दीजिएगा। मूवी तो नहीं सेंड कर सकता, उसका लिंक सेंड कर दूंगा आपको। जी सर, लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। तो उसमें आगे चलें जी, इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया। नेक्स्ट है जी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ज़मीन का सरफेस एरिया कितना है? पूरी ज़मीन का कितना रकबा है जी? काइंडली अपने माइक म्यूट कर देंगे, माइक म्यूट कर देंगे। जी, टोटल जो ज़मीन का सरफेस एरिया है वो है 510.072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल ज़मीन का सरफेस एरिया है। और उसमें लैंड कितनी है और वाटर कितना है? अगर हम लैंड की बात करें तो 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 29.2% ये लैंड है। और वाटर की बात करें तो 361.132 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 70.8, जिसे हम 71% कहते हैं, वो पानी है। तो मतलब 29% जो है वो ज़मीन है और 71% जो है वो पानी है। आगे अगर हम ज़मीन को फर्दर डिवाइड करें ना तो फर्दर ज़मीन में फिर लैंड है, आइस है, एबिसियल है और साउदर्न है। मतलब जो प्लेन ज़मीन है वो 4% है। आइस की बात करें तो 8% आइस है, मतलब जमे हुए आइस आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। एबिसियल जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान, वो 5% है। साउदर्न्स वो 12% है। ये भी सारा मतलब बर्फ़ पोश इलाका जो है वो कहलाता है। जिस तरह अंटार्कटिका है वो सारा का सारा जो है वो आपका मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है। तो जो लैंड है वो जो आपके पास काबिल इस्तेमाल लैंड है वो 4% है 29 का। ठीक है, तो इस तरह 71% जो है वो ओशन है और 29% ये ज़मीन है, हमारे पास लैंड है। आगे चले, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ज़मीन का हमारा एक चांद भी आप जानते हैं, तो चांद हमसे कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है? इसमें 3 डिस्टेंस है। पहला डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस, 3,84,400 किलोमीटर। ये हमारा एवरेज डिस्टेंस है ज़मीन का और हमारे चांद का। ठीक है, कि 3,84,400 किलोमीटर ज़मीन हमसे दूर है। अब इसमें ये एवरेज डिस्टेंस था। अब मिनिमम डिस्टेंस भी है और मैक्सिमम डिस्टेंस भी। मतलब ज़मीन का जो मतलब हम जो चांद का जो मिदार, चांद सूरज हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और जो उसका मिदार है, ऑर्बिट है, वो एलिप्टिकल है, बेज़वी है। कोई एक ऐसी स्टेज आती है कि
जो चांद है वो करीब आ जाता है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि चांद दूर हो जाता है। तो ये दो स्टेजेस हैं, एक को कहते हैं एपोजी और एक है पेरिजी। एपोजी देखें तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एपोजी कौन सी है। ये एपोजी स्टेज है, ये वाली। एपोजी पे क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है सूर्य चांद का और ज़मीन का। एट एपोजी द मून इज़ फर्दर फ्रॉम द अर्थ एंड लुक स्लाइटली स्मॉलर। तो यहाँ पर जो चांद है वो छोटा नज़र आता है क्योंकि वो दूर होता है। और उस वक्त कितना डिस्टेंस होता है, 4,05,410 किलोमीटर। और पेरिजी देखें, यहाँ पर डिस्टेंस देखें कम से कम है। एट पेरिजी द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ एंड लुक स्लाइटली लार्जर। यहाँ पर ज़मीन के करीब होता है और बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह ये तीन कैलकुलेशंस है कि ज़मीन से एवरेज डिस्टेंस पे चांद कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितना है और मिनिमम पे कितना है। आगे चलें, ये देखें जी, ये आपको चांद का ऑर्बिट नज़र आ रहा है और चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। आगे चलें, डायामीटर ऑफ मून, के मून का चांद का डायामीटर कितना है। जिस तरह हमने ज़मीन का डायामीटर देखा था तो उसमें पोलर डायमीटर था और इक्वेटोरियल डायमीटर था। तो अब हम मून का डायमीटर देखते हैं। तो अच्छा चलो, कोई आप में से कोई बताए कि ज़मीन का इक्वेटोरियल डायमीटर कितना था, किसी को अगर याद हो तो। सर 12,726। वेरी गुड। तो ये इस तरह मून का भी डायमीटर क्या होता है कि जैसे कि एक बॉल है, बॉल के नीचे से एक पिन गुजारे, एक साइड से पिन एंटर होगी दूसरी साइड से निकलेगी, तो वहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा दोनों एंड्स का, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो मून का डायमीटर है 3,475 किलोमीटर, ये ज़मीन का डायमीटर है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्पीड के साथ चांद जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। हाँ जी, ज़मीन कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही है सूरज के गिर्द। 8.5 माइल्स पर सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। और जो चांद, हाँ जी, जो चांद है वो 3.680 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक सेकंड में 3.68 किलोमीटर का फासला तय करता है। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस कितने, मतलब कितने दिनों में अपना एक रोटेशन का जो पीरियड है वो मुकम्मल कर लेता है, 28 दिनों में। कि 28 दिनों में वो अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द जो है वो मुकम्मल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब आप कैसे, इस तरह ये चांद के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आपको पता है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चांद के रोटेशन पर ही डिपेंड करता है। इस्लामिक कैलेंडर इस पे ही बनाया गया है। उसके बाद आगे देखें इक्लिप्सिस क्या होते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। कि सूरज ग्रहण में क्या होता है और चांद ग्रहण में क्या होता है। सबसे पहले आप सोलर इक्लिप्स देखेंगे जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। तो सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण में क्या होता है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ जाता है। ठीक है, सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है और सूरज का और जो चांद का जो साया है वो ज़मीन पर पड़ रहा होता है, तो इसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स की बात करें तो उसमें जो ज़मीन है वो दरमियान में आ जाती है चांद और सूरज के। चांद और सूरज के दरमियान में ज़मीन आ जाती है और ज़मीन का साया वो चांद पर पड़ रहा होता है, तो इसे हम ल्यूनियर इक्लिप्स कहते हैं, इसे हम चांद गिरन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपने जो स्टेट्स हैं वो याद रखनी है कि ल्यूनियर इक्लिप्स में कौन किसके दरमियान में आता है और सोलर इक्लिप्स में कौन किसके दरमियान में आता है, ये आपने इसमें याद रखना है। सोलर इक्लिप्स देखें, इट इज़ ड्यू टू मून पासिंग बिटवीन द एंड एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, कि इसमें जो मून है वो क्या कर रहा होता है, वो दरमियान में से गुजर रहा होता है, सूरज और ज़मीन के दरमियान में से गुजर रहा होता है। इट अकर्स अराउंड द डे ऑफ न्यू मून, और ये अमूमन कब होता है, नए चांद, जब नया चांद होता है, नए चांद के दिनों में जो है वो सूरज ग्रहण जो है वो अमूमन लगता है। और मून इक्लिप्स क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू मून पासिंग इनटू द शैडो ऑफ अर्थ, कि जो मून है वो ज़मीन के साए में से गुजर रहा होता है। इट अकर्स एट द टाइम ऑफ फुल मून, और ये अमूमन उस वक्त होता है कि जब पूरा जो चांद होता है, तो पूरे चांद के वक्त जो है वो ये जो चांद गिरन है वो लगता होता है अमूमन। तो ये दो स्टेट्स आपने इसमें याद रखनी है।
आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है जी डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये सन है, मून नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ सन, यहाँ पे आप सन लिख लें, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। क्या हमने मून का डिस्टेंस तो देख लिया कि मून जो है वो ज़मीन से कितना दूर है। अब हम सूरज देखते हैं, सूरज कितना दूर है ज़मीन से। तो इसमें भी दो स्टेट्स हैं, और दो स्टेट्स कौन सी हैं, एक है एफिलियन और एक है पैराहीलियन। ये दो इसमें स्टेट्स हैं। एफिलियन स्टेज पे क्या होता है, जो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एफिलियन स्टेज पे। और पैराहीलियन में क्या होता है कि ज़मीन और सूरज का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो ये दो स्टेजेस हैं, एफिलियन एंड पैराहीलियन। एफिलियन स्टेज पे जो डिस्टेंस है वो 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है, और पैराहीलियन पर जो डिस्टेंस है वो 147.1 मिलियन किलोमीटर, तो मतलब कम हो जाता है। तो इस तरह क्योंकि ज़मीन का जो सूरज के गिर्द ज़मीन चक्कर लगा रही है और जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, बेज़वी है, बेज़वी। तो गोल नहीं है, 100% गोल नहीं। अगर गोल हो 100% तो फिर तो एक जैसा डिस्टेंस रहे, लेकिन क्योंकि एलिप्टिकल है, बेज़वी है, तो कहीं पर ज़मीन जो है वो सूरज के करीब आ जाती है और कहीं पर दूर चली जाती है। तो इसमें दो एफिलियन और पैराहीलियन ये दो स्टेजेस है। एफिलियन स्टेज अमूमन जुलाई में होती है और जो पैराहीलियन स्टेज है वो अमूमन जनवरी में होती है। तो ये दो स्टेजेस हैं, जनवरी में पैराहीलियन और जुलाई में एफिलियन, दो स्टेजेस होती हैं। आगे चले नेक्स्ट। सर अगर जमीन जो है वो ज्यादा फासले पे है तो फिर तो सर्दी होनी चाहिए, और ये जुलाई कह रहे हैं। नहीं नहीं, इस सर्दी का ताल्लुक नहीं है इसमें, सर्दी का करीब आ जाता होगा तो नहीं 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 नहीं, सर्दी नहीं, सर्दी का इसमें रोल नहीं है, ये डिस्टेंस की बात है। अगर अब ये अब देखें ना, एक है 152 और 147, डिस्टेंस कितना फ़र्क है, कितना इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा ना, जी सर थोड़ा सा। थोड़ा सा। ये तो जितना मतलब सूरज हमसे दूर है उसके मुकाबले में तो ये कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कमी नहीं है। जी सर, जी सर। ठीक है, वो इससे गर्मी सर्दी वाला नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ग्लोब पढ़ा रहा था ना, ग्लोब, तो आप कहते हैं ना कि गर्मी सर्दियों जो सर्दियां हैं वो दिसंबर में पड़ती हैं, ऐसे ही आपको पता है ना। जी सर। और जुलाई में क्या होता है, जुलाई में गर्मी पड़ती है। तो क्या सारी ज़मीन पर दिसंबर में ही सारी ज़मीन पर सर्दी पड़ती है और सारी ज़मीन पर जुलाई में ही गर्मी पड़ती है? वो हमने पढ़ा था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जुलाई में गर्मी पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में दिसंबर में गर्मी पड़ती है। जी सर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो रहने वाले हैं उनके लिए तो दिसंबर में गर्मी वाला मौसम है, और हम जो इधर वाले हैं, अच्छा जो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही हैं, इसलिए ज़्यादातर दुनिया में जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही गर्मी पड़ती है, मतलब जुलाई में और दिसंबर में ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, ज़्यादातर दुनिया में। लेकिन वो थोड़े से ऐसे जो मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसे हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं, जो कि हाँ वहाँ पर जो है वो थोड़े से कंट्रीज़ हैं, उनके लिए जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो हट के है थोड़ा सा। वहाँ पर जो है वो दिसंबर में गर्मी और जून जुलाई में सर्दी पड़ती है, उनका थोड़ा सा हिसाब किताब मुख्तलिफ है। जी सर। तो इसलिए इसका डिस्टेंस से वो जनवरी और जुलाई से कोई सूरज के करीब और दूर जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो अमूमन नहीं पड़ता। जी सर। आगे नेक्स्ट है आवर सोलर सिस्टम, कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है कि जिसका सूरज जो है वो सेंटर है और सूरज के गिर्द जो 9 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। कुछ कहते हैं कि अब 9 नहीं है, 8 है, प्लूटो जो है वो नहीं है, कुछ कहते हैं कि 10 हो गए हैं, कि 10वां भी मिल गया है। तो ये जितने भी सारे जी जी सर 10वां भी सुना हुआ है, 10 10वें के बारे में सुना है सर। हाँ 10वें के बारे में सुना, और ये भी है कि 9वां भी नहीं है। बाज़ साइंटिस्ट कहते हैं कि 8 हैं, 9 नहीं है, और बाज़ कहते हैं कि 10 हैं, 10वां भी मिल गया। तो ये इस तरह की कैलकुलेशंस में आपको वेरिएशन थोड़ी बहुत नज़र आएंगी आपको। तो 9 प्लैनेट्स हैं और सबके जो डिस्टेंस है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि सबसे करीब मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैचर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और फिर लास्ट में प्लूटो है।
तो ये 9 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द अपने अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और ज़मीन जो है वो तीसरे नंबर पे मौजूद है। ठीक है, तो आगे ये एक और मैप देखें। इस मैप में एक तो सबसे पहले तो देखें सन है, सन की एज लिखी हुई है। सन की एज कितनी है? सन करंट एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, ये हमारे सूरज की एज है। उसके अलावा ये आपको 9 प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपको एक ग्रीन जोन नज़र आ रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन से क्या मुराद है कि ये सूरज के गिर्द ये वो वाहिद जोन है कि जिसके अंदर लाइफ कैन एग्जिस्ट, ज़िंदगी जिसमें आप ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है, ये वो जोन है। अगर आप इस जोन से अंदर जाएंगे, मरकरी और वीनस के पास जाएंगे, तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप इस जोन से बाहर जाएंगे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस जोन के अंदर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और लकीली ज़मीन जो है वो इसी जोन के अंदर है, इसलिए ज़मीन के ऊपर जो वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं अगर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो तो भी ह्यूमंस और जो लिविंग बीइंग्स है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी पड़े तो भी जो है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइफ एक मॉडरेट टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकती है, और वो मॉडरेट टेम्परेचर इसी हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है। आगे चलें, मून्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स, के हर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मून्स भी हैं। देखते हैं जी किसके कितने मून्स हैं। मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का भी कोई मून नहीं है। अच्छा, जो कोई मून नहीं है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हो सका, कि वो क्योंकि सूरज के करीब है और इतनी ज़्यादा लाइट वहाँ होती है कि उसको जिस तरह सूरज को देखना मुश्किल होता है, इस तरह इनके मून्स को ढूंढना भी मुश्किल है, इसलिए अभी तक इनका कोई मून हमें डिस्कवर नहीं हुआ। अभी तक हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इनका कोई मून नहीं है। अगर हम अर्थ की बात करें तो ज़मीन का एक मून है, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के 67 हैं, सैटर्न के 62 हैं, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14 हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन कैलकुलेशंस में भी आपको वेरिएशन नज़र आएंगे कि जो जुपिटर है कहीं पर आपको जुपिटर के 79 मून्स भी मिलेंगे, और कहीं पर आपको 65 भी मिलेंगे, कहीं पर आपको 70 भी मिलेंगे। तो लेकिन एक बात कंफर्म है कि सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? जुपिटर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि सबसे ज़्यादा मून जो है वो कौन से प्लेनेट के हैं, तो जुपिटर के जो मून्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो चमकदार है वो कौन सा है? हाँ जी, वीनस। हाँ जी, एग्जैक्टली वीनस है। वीनस जो है वो तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे ज़्यादा चमकदार जो है वो वीनस है। और वीनस को आप मतलब आप दिन के टाइम ज़मीन से आराम से मतलब विदाउट आप टेलीस्कोप आप देख सकते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटी है कि आप उसे आराम से मतलब ज़मीन से देख सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो हमारे मून्स हैं वो इस तरह तमाम प्लैनेट्स के साथ साथ जो है वो मौजूद है। आगे चले, नेक्स्ट है जी टेरेन। टेरेन क्या है कि हमारी ज़मीन की खासियत, कि हमारी ज़मीन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। आपको पता है कि जो सी लेवल होता है ना समंदर, उसे ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। सी से ऊपर जाएं तो बुलंदी की तरफ जाएं तो फिर ऐसे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते फिर वो ऐसे ऊपर बुलंदी आती जाती है, वो हाईएस्ट पॉइंट आता है, फिर अगेन डिक्लाइन शुरू हो जाता है, फिर नीचे उतराई शुरू हो जाती है। ज़मीन क्योंकि गोल है। ठीक है, तो टेरेन देखें जी, टेरेन क्या है? हाईएस्ट एलिवेशन कौन सी है ज़मीन पर? माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर ये हाइट है, ये ज़मीन का सबसे ऊंचा पॉइंट है। 29,035 फीट भी इसे कहते हैं। लोएस्ट लैंड डिपोजिशन क्या है? डेड सी। कि यहाँ पर ज़मीन का जो गहरा पॉइंट है वो डेड सी है, -411 मीटर ये इसकी गहराई है। 1,349 फीट ये बिलो सी लेवल, ये डेड सी जो है ये ज़मीन का गहरा पॉइंट कंसिडर किया जाता है। इससे भी अगर गहरा पॉइंट देखें तो मतलब ज़मीन की सबसे नीचे कहाँ तक हम गए हैं, सबसे गहरा पॉइंट ज़मीन का कौन सा जहाँ तक हम गए हुए हैं, और वो है द ग्रेट ओशन डेप्थ इज़ द मैरियाना ट्रेंच एट 10,924 मीटर या 35,840 फीट इन द पैसिफिक ओशन। तो ये ज़मीन का जो है वो सबसे गहरा क्या है?
पॉइंट है। मैरियाना ट्रेंच, इसको हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये ज़मीन मतलब इंसान जब यहाँ तक सिर्फ गया हुआ है, इस गहराई तक हम गए हुए हैं, इससे नीचे हमारे पास गहराई नहीं है। मैरियाना ट्रेंच या इसे हम चैलेंजर डीप कहते हैं।